Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 5th of August 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. Children who have undergone a splenectomy should receive. अगर किसी बच्चे में स्प्लीनेक्टोमी की गई है तो उसे क्या देना चाहिए, कौन सा वैक्सीन देना चाहिए? हेपेटाइटिस वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन। The right answer is option B. स्प्लीनेक्टोमी का मतलब होता है सर्जरी द्वारा स्प्लीन को बॉडी से काट कर हटा देना। इस सर्जरी के बाद बच्चों में पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी सेप्सिस होने का खतरा रहता है, इस वजह से ये वैक्सीन लगाया जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, द स्प्लीनेक्टोमाइज्ड पेशेंट शुड बी वैक्सीनेटेड to decrease the risk of overwhelming post-splenectomy sepsis by organisms like Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza type B and Neisseria meningitidis। स्प्लीनेक्टोमी स्प्लीन को रिमूव करने के बाद बच्चों में ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी सेप्सिस ना हो जाए, इस चीज़ से प्रिवेंशन हेतु न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाया जाता है। इस सर्जरी के बाद बच्चे को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और निजेरिया मेनिनटाइडाइटिस से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का, डिजीज़ होने का खतरा रहता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ईसीजी क्या है, क्या उपयोग में आती है, इसे आपको बताना है। रिकॉर्डिंग ब्रेन वेव एक्टिविटी, ब्रेन की वेव्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने में ये काम आती है। हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने में काम आती है। पेरिस्टाल्सिस को रिकॉर्ड करने में काम आती है, या इनमें से कुछ भी नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसे आप ईसीजी के नाम से जानते हैं और ये आपके हार्ट में हो रहे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करने के काम आती है। अगर आप किसी क्लाइंट के ब्रेन की एक्टिविटी को, ब्रेन वेव की एक्टिविटी को स्टडी करते हैं तो उसे आप ईईजी के नाम से जानते हैं। ईसीजी की वेव्स की बात की जाए तो इस नॉर्मल ईसीजी में आपको इस प्रकार से पैटर्न देखने को मिलेगा। दिस इज पी वेव, दिस इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज टी वेव। अगर पेशेंट में हाइपोकैलीमिया है तो कई बार यहाँ पर यू वेव भी देखने को मिलती है। ये एबनॉर्मल वेव है, हर किसी में नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ हाइपोकैलीमिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज प्रोवाइडिंग क्लाइंट टीचिंग टू अ वुमन who has recurrent urinary tract infections. Which information should nurse include concerning the reason why women are more susceptible to urinary tract infection than men? किसी वुमेन में लगातार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, इस वुमेन को एज अ नर्स आप ये समझा रहे हैं क्यों फीमेल्स में मेल की तुलना में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं।
तो इस चीज को समझाते वक्त कौन सा रीजन आप देंगे, उस रीजन को ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है। प्रीवियस क्लास में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर ऑप्शंस डिफरेंट थे। यहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, फीमेल्स कम पानी पीती हैं, इस वजह से उनमें इन्फेक्शन होता है। या फिर ऑप्शन टू, पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिस, फीमेल्स मेल की तुलना में साफ सफाई का ख्याल नहीं रखती, इस वजह से इन्फेक्शन होता है। या फिर लेंथ ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा की लेंथ मेल और फीमेल में अलग अलग होती है, इस वजह से इन्फेक्शन होता है। या फिर द कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी के कारण इन्फेक्शन फीमेल में ज़्यादा होता है। क्या रीज़न है? यस, अगर आपने प्रीवियस क्लास को ध्यान से देखा था तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं, द लेंथ ऑफ यूरिथ्रा। आइए इसे और क्लियर करें। यूरिथ्रा क्या है? यूरिथ्रा ऐसी डक्ट स्ट्रक्चर या ट्यूब है जिससे यूरिन ब्लैडर से बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। मेल्स के अंदर यदि बात की जाए तो ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने वाले इस यूरिथ्रा की जो लंबाई है लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो यूरिथ्रा होती है उसकी लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझिएगा। सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं। मेल के अंदर ये किडनी है, ये यूरेटर्स हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये यूरिथ्रा है। मेल के अंदर जो यूरिथ्रा है जिसके थ्रू यूरिन ब्लैडर से निकलकर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है, उसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। जबकि फीमेल्स में कंपेयर किया जाए तो ये जो यूरिथ्रा है इसकी साइज़ या इसकी लंबाई सिर्फ 4 सेंटीमीटर होती है। अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न से कोई इन्फेक्शन कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस यूरिथ्रा में पहुंच गया तो मेल के अंदर इसे यहाँ से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ब्लैडर में पहुंचना होगा और वहाँ जाकर ये यूटीआई कॉज करेगा। जबकि अगर फीमेल में कोई बैक्टीरिया यूरिथ्रा पर पहुंचा तो सिर्फ उसे 4 सेंटीमीटर ट्रेवल करना होगा और वो ब्लैडर में पहुंच जाएगा और यूटीआई कॉज कर देगा। तो बैक्टीरिया के द्वारा 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बहुत ही जल्दी कवर कर ली जाती है। इसी वजह से फीमेल के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना मेल्स की तुलना में ज़्यादा होती है। होपफुली अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि पिछले क्वेश्चन में प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बताई थी कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में एनस और यूरिथ्रा की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होती है। दिस इज़ एनस, दिस इज़ वेजाइना एंड दिस इज़ द यूरिथ्रल ओपनिंग, दिस इज़ द यूरिथ्रल ओपनिंग। तो इन्फेक्शन यदि हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो तुरंत यहाँ से होते हुए यूरिथ्रा तक पहुँच जाता है, यूरिनरी मीटस तक पहुँच जाता है, और इस वजह से भी फीमेल के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग the nurse planned to include the fact that ovulation occurs when, आपको ये बताना है कि ओव्यूलेशन किस समय होता है, मैच्योर ओवम का रिलीज किस समय होता है, ये आपको बताना है। जब बॉडी में ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल हाई हो, या फिर ब्लड लेवल ऑफ LH इज हाई, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल इज हाई, endometrial wall is slushed off।
किस समय ओव्यूलेशन होता है? The right answer is option B. Blood level of LH is high. LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे ही ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी सिक्रीशन बढ़ जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है जब ये एलएच हार्मोन अपने पीक अमाउंट पर होता है, पीक लेवल पर होता है। इस कंडीशन को हम एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, पीक अमाउंट लेवल पर होता है, तो इस कंडीशन को हम एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। और एलएच सर्ज होने के लगभग 9 घंटे के बाद ओव्यूलेशन हो जाता है। एलएच सर्ज कंप्लीट होने के 9 घंटे बाद ओव्यूलेशन देखा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है। एस्ट्रोजन की मात्रा जैसे ही बढ़ती है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है और इसके द्वारा एलएच हार्मोन का सिक्रीशन करवाया जाता है। एलएच हार्मोन की मात्रा एक नॉर्मल से जब ज़्यादा होने लगती है, या यूं कहें एलएच का अमाउंट जब सबसे ज़्यादा होता है, तो ये कंडीशन एलएच सर्ज कहलाती है। और एलएच सर्ज होते ही मैच्योर ग्लैफियन फॉलिकल्स को ये एलएच जाकर फाड़ देता है, ब्रस्ट कर देता है और यहाँ से मैच्योर ओवम का रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। सिंपली याद रखिएगा, एलएच सर्ज के करीबन 9 घंटे बाद ओव्यूलेशन हो सकता है, होता है। ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट needle and syringes with fixed needle scalpels should be segregated in। ऐसे सभी इंजेक्शंस जिन पर निडल फिक्स होती है और स्कैपल्स किस कलर बिन में डिस्कार्ड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू BMW कॉन्सेप्ट, ये आपको बताना है। येलो, रेड, वाइट, ब्लू। The right answer is option C, white color bag। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आए बदलाव के बाद ब्लैक कलर बैग को हटाकर उसकी जगह पर वाइट कलर्ड पंचर प्रूफ कंटेनर को इंक्लूड किया गया है। और निडल, सिरिंज विथ फिक्स निडल और स्कैपल्स आदि तीखी नुकीली चीज़ों को इस वाइट कलर के बिन में ही डिस्कार्ड किया जाता है। प्रीवियस क्लास में हमने इस पूरी कॉन्सेप्ट को कवर किया है, आपने ज़रूर वो वीडियो देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंस ऑफ एब्रप्टियो प्लेसेंटा अकर्स इन। एब्रप्टियो प्लेसेंटा किस समय होता है, ये आपको बताना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या इनमें से कोई नहीं। प्रेगनेंसी पीरियड को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रेगनेंसी जब से शुरू होती है वहाँ से लेकर 12 सप्ताह तक का पीरियड फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है। 13 सप्ताह से लेकर 28 वीक तक का समय सेकंड ट्राइमेस्टर, और 29 वीक से लेकर डिलीवरी तक का समय थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्लूड किया जाता है। अब आपको बताना है कि एब्रप्टियो प्लेसेंटा किस समय सबसे ज़्यादा होता है या किस समय इसे ये होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, थर्ड ट्राइमेस्टर। एब्रप्टियो प्लेसेंटा क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये यूट्रस की वॉल है और इस जगह पर प्लेसेंटा
लगा हुआ है, चिपका हुआ है। ये प्लेसेंटा यहाँ पर ये इसका पोर्शन है जो कि यूट्रस की वॉल को टाइटली पकड़े हुए है, अच्छे से सेट है। यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रही है जो कि बच्चे के अम्बिलिकस एरिया में जाकर जुड़ रही है। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में वुमेन को हाइपरटेंशन हो जाता है या ट्रॉमा हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ये प्लेसेंटा यहाँ से उखड़ जाए। प्लेसेंटा अभी यूट्रस की वॉल पर सही तरीके से चिपका हुआ है, लेकिन किसी वजह से, किसी चोट या दबाव की वजह से ये प्लेसेंटा यहाँ से उधड़ जाए, यहाँ से हट जाए, तो ये कंडीशन एब्रप्टियो प्लेसेंटा कहलाता है। एब्रप्टियो प्लेसेंटा कंप्लीट हो सकता है, यानी कि पूरा का पूरा प्लेसेंटा हट सकता है, या फिर प्लेसेंटा का कुछ भाग हो सकता है हट जाए और कुछ भाग जुड़ा रह सके। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियली और कंप्लीटली रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स नॉर्मल अटैचमेंट साइट इज नोन एज एब्रप्टियो प्लेसेंटा, और ये जनरली प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में ही देखने को मिलता है। एब्रप्टियो प्लेसेंटा जब भी होगा वुमेन को पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर एंटीपार्टम हेमरेज में 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। एक तो है एब्रप्टियो प्लेसेंटा, एक है प्लेसेंटा प्रीविया। एब्रप्टियो प्लेसेंटा जिसमें प्लेसेंटा उखड़ जाता है वहाँ पर पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और प्लेसेंटा प्रीविया वह कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल साइट पर इम्प्लांट नहीं होता, वो ऐसी किसी जगह पर जाकर इम्प्लांट होता है जिससे सर्वाइकल ओएस पार्शियली और कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाए। इस केस में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, साथ ही साथ यहाँ पर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client visiting a family planning clinic is suspecting of having sexually transmitted infection. The most diagnostic test for Treponema pallidum is। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली ये बताना है कि किसी पेशेंट में यदि ट्रिपोनीमा पैलिडियम का इन्फेक्शन कंफर्म पता करना हो है या नहीं तो कौन सा टेस्ट करवाया जाएगा। कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर ट्रिपोनीमा पैलिडियम इन्फेक्शन ये आपको बताना है। ऑप्शन ए VDRL यानी वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, या फिर रैपिड प्लाज्मा रिगेन टेस्ट, या फिर फ्लोरोसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी टेस्ट, या फिर थायर मार्टिन कल्चर टेस्ट। कौन सा टेस्ट ये कंफर्म बताएगा कि पर्सन को ट्रिपोनीमा पैलिडियम से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में बताए गए 3 ऊपर के ऑप्शंस ट्रिपोनीमा पैलिडियम से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन सी की, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फ्लोरोसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी, ये टेस्ट ट्रिपोनीमा पैलिडियम के इन्फेक्शन को कंफर्म डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट इज अ confirmatory test to diagnose the ट्रिपोनिमल पैलिडियम इन्फेक्शन। और आपको मैं ये बात भी बता दूं कि ट्रिपोनीमा पैलिडियम जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा सिफिलिस कॉज किया जाता है। ट्रिपोनीमा पैलिडियम के द्वारा होने वाला डिजीज है सिफिलिस। ये प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की। VDRL और RPR जो टेस्ट हैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कि सिफिलिस डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी पर्सन में अगर हमें
ये लगता है कि इसे सिफिलिस डिजीज़ हो सकता है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम का इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहाँ पर वीडीआरएल और आरपीआर टेस्ट करवाए जाते हैं, जबकि कंफर्मेशन के लिए एफटीए टेस्ट यूज़ किया जाता है। होपफुली दिस इज़ क्लियर। लास्ट हम बात करते हैं थायर मार्टिन कल्चर। थायर मार्टिन कल्चर, और ये जो टेस्ट है बेसिकली गोनोरिया से हुए इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल किया जाता है। गोनोरिया से इन्फेक्शन हुआ है या नहीं इसे पता करने के लिए थायर मार्टिन कल्चर करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन। हमारे ब्रेन में हर फंक्शन के लिए अलग अलग एरियाज बने होते हैं। आपको बताना है कि ब्रेन के किस लोब में विजुअल एरिया पाया जाता है। टर्मिनल लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में, फ्रंटल लोब में, पैराइटल लोब में। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर ये फ्रंटल पार्ट हो गया, ये वाला हिस्सा पैराइटल लोब हो गए, और जो पीछे वाला हिस्सा है आपके सर के पीछे वाला हिस्सा, गर्दन के ऊपर और सर के पीछे वाला हिस्सा, इसे आप ऑक्सीपिटल लोब के नाम से जानते हैं, और यही प्राइमरी विजुअल एरिया लोकेटेड रहता है। अगर किसी पर्सन के सर के पीछे वाले हिस्से में ऑक्सीपिटल लोब में चोट लग जाए तो उसका विजन प्रभावित हो सकता है, उसकी आंखें जा सकती हैं, वो ब्लाइंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड। हेल्थ को बेहतर करने के लिए अगर कोई व्यक्ति एक्टिव स्ट्रैटेजी बनाता है तो उसमें किस चीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है। ऑप्शन ए वेट रिडक्शन, ऑप्शन बी क्विट अल्कोहल कंजप्शन, ऑप्शन सी स्मोकिंग सीजेशन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। The right answer is option D. हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो भी व्यक्ति द्वारा एक्टिव स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उनमें पर्टिकुलर लाइफस्टाइल या हेल्दी पैटर्न, हेल्दी रूटीन आदि को फॉलो किया जाता है। उसमें वजन को कम करना, अल्कोहल को छोड़ना, स्मोकिंग को छोड़ना आदि इंक्लूड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इज इंटैक्ट while other factors leading to incontinence such as immobility is called। अगर किसी पर्सन में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट बिल्कुल हेल्दी है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, लेकिन किसी और कारण के कारण जैसे कि ज़्यादा घूमना फिरना या एक्सरसाइज ना करना, सिंपली कहें तो इमोबिलिटी के कारण इस पर्सन को इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, यूरिन लॉस होता है, तो ये कंडीशन किस प्रकार का इनकॉन्टिनेंस कहलाएगी। स्ट्रेस, अर्ज, ओवरफ्लो, फंक्शनल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज कॉल्ड फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक इमोबिलाइज्ड रहता है और इसके बाद उसमें यूरिन लॉस देखने को मिलता है, इनवॉलेंट्रली लॉस ऑफ यूरिन देखने को मिलता है, तो ये कंडीशन फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस कहलाएगी। प्रीवियस सारे इनकॉन्टिनेंस के टाइप को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूल and the passage of liquid unformed feces is termed as। अगर किसी व्यक्ति को
ज़्यादा बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, स्टूल पूरी तरह से फॉर्म्ड नहीं है, लिक्विड ज़्यादा है स्टूल के अंदर, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एनकोप्रेसिस, इनकॉन्टिनेंस। The right answer is option A, diarrhea. Number of frequency stool passing is increased, stool is not properly formed, and the liquid content is more, is called diarrhea. Important question for upcoming NORCET exam 2022. A nurse is caring for a client with end stage renal disease. Which clinical indicators of end stage renal disease should nurse expect? Select all that may apply. एज अ नर्स आप किसी ऐसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज से सफरिंग है। इस सिचुएशन में क्लाइंट में कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ये आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस हैं। पॉलीयूरिया, जॉन्डिस, एजोटीमिया, हाइपरटेंशन, पॉलीसाइथीमिया। The right answer is option 3 and 4. आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर जो पेशेंट है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज से सफरिंग है, यानी कि इस पर्सन की जो किडनी है, रीनल है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और बिल्कुल आखिरी स्टेज में है। अब इसका यहाँ से वापस ठीक हो पाना लगभग असंभव है। इस सिचुएशन में पेशेंट के अंदर कभी भी पॉलीयूरिया नहीं देखने को मिलेगा। पॉलीयूरिया का मतलब होता है नॉर्मल से ज़्यादा यूरिन आउटपुट होना, यानी हर दिन 2 लीटर से ज़्यादा अगर यूरिन आउटपुट होता है तो इस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहेंगे। जबकि इस पेशेंट की किडनी तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, इसका फंक्शन खत्म हो चुका है, तो इस सिचुएशन में कैसे यूरिन का प्रोडक्शन करेंगी? किडनी के अंदर मौजूद नेफ्रॉन्स जो कि किडनी की फंक्शनल यूनिट माने जाते हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, और नेफ्रॉन डैमेज हो गए हैं तो यूरिन का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, और यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पर ओलिगोयूरिया कंडीशन देखने को मिलेगी, लेस यूरिन और आउटपुट देखने को मिलेगा, ना कि पॉलीयूरिया। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इससे जुड़ा एक पॉइंट और समझिएगा, जब किसी पेशेंट में किडनी डिजीज़ होना शुरू होता है, किडनी इनसफिशिएंसी होना शुरू होती है, तो उस समय यूरिन आउटपुट कुछ समय के लिए बढ़ता है। किडनीज जब खराब होती हैं शुरुआत के समय में किडनी द्वारा यूरिन को कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा पाता, इस वजह से उस समय यूरिन की मात्रा बढ़ती है, पॉलीयूरिया कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन जब क्लाइंट एंड स्टेज रीनल डिजीज़ वाली स्टेज में हो, जब किडनी बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती हैं, तो वहाँ पर यूरिन का प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता, ओलिगोयूरिया स्टेट देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन 2 की, जॉन्डिस। जॉन्डिस आपको बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलेगा। अगर किसी क्लाइंट के बाइल के फ्लो में रुकावट है, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर जॉन्डिस देखने को मिलेगा। ये किडनी से रिलेटेड नहीं है, इट इज़ रिलेटेड विथ लीवर कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है
पेशेंट में जितनी भी ब्लड सेल्स हैं जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सभी का नॉर्मल से ज़्यादा लेवल हो जाना, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर पेशेंट की किडनी खराब है तो वहाँ पर एनीमिया देखने को मिलता है, यानी RBC की संख्या नॉर्मल से कम देखने को मिलती है। बिकॉज किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन नाम का सब्सटेंस बनाया जाता है। ये इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के सिक्रेशन, फॉर्मेशन, मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किडनी खराब है तो इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, इरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा तो आरबीसी नहीं बनेगी, आरबीसी नहीं बनेगी तो पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा। सो पॉलीसाइथीमिया इज अ रॉन्ग ऑप्शन। अब हम बात करते हैं राइट ऑप्शंस की, जो है एजोटीमिया और हाइपरटेंशन। एजोटीमिया वह कंडीशन है जिसमें यूरिन के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट की संख्या बढ़ जाती है। अगर यूरिन में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाए, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट से आप यूरिया समझ लीजिए, अगर यूरिन के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ रही है, अगर ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि किडनी इस यूरिया को यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकाल पा रही है क्योंकि ये खराब है, तो इस कंडीशन को आप एजोटीमिया कहेंगे। एक बार फिर से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन होते हैं उनका डाइजेशन होने के बाद नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है, जिसे आप यूरिया के नाम से जानते हैं। इस यूरिया को हमारी किडनी फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर किसी पर्सन में किडनी खराब है तो इस यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल नहीं पाएंगी, और अगर यूरिया बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है तो बॉडी में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस करेगा, ब्रेन को इवन डैमेज कर सकता है। और ब्लड में यूरिया की इस बढ़ी हुई मात्रा को हम एजोटीमिया नाम से जानते हैं। एजोटीमिया शब्द का सिंपल मीनिंग हुआ ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट या यूरिया की मात्रा बढ़ जाना एजोटीमिया है, और ये किडनी फेलियर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेंशन। अगर किसी पर्सन के अंदर किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही है तो इस वजह से बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ेगा, सोडियम का रिटेंशन बढ़ेगा, और फ्लूइड और सोडियम की मात्रा बढ़ने से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी गड़बड़ हो जाएगा और हाइपरटेंशन होने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। होपफुली ये सभी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 5 अलग अलग कंडीशंस को हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO मिनिमम गैप बिटवीन वन प्रेगनेंसी टू नेक्स्ट इज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2 प्रेगनेंसी के बीच कितना मिनिमम गैप होना चाहिए? आपने सुना होगा 2 बच्चों के बीच में इतना गैप होना चाहिए, ये स्लोगन भी काफ़ी फेमस हुआ था। अब आपको उस बिहाफ पर आंसर देना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 years। WHO के अनुसार 2 प्रेगनेंसी या 2 बच्चों के बीच करीबन 3 साल का मिनिमम गैप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड? बार्थोलिन ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन का क्या कारण माना जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस, गोनोकोकस, स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस। इन चारों बैक्टीरियाज में से उस बैक्टीरिया को आपको सेलेक्ट करना है जो कि बार्थोलिन ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन का कारण हो सकता है। The right answer is option B, it is gonococcus।
बार्थोलिन ग्लैंड में इन्फ्लामेशन के लिए गोनोकोकस को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। आइए बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में जान लें। बार्थोलिन ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती हैं और इन ग्लैंड्स के द्वारा एक फ्लूइड का सिक्रीशन किया जाता है जो कि वेजाइना को लुब्रिकेट करता है, चिकना बनाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म QS इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स। अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर डॉक्टर द्वारा QS लिखा जाता है तो इसका क्या मीनिंग है? एवरी आवर, सफिशिएंट क्वांटिटी, एवरी टाइम, एवरी डे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। QS का मतलब है किसी भी दवा को सफिशिएंट क्वांटिटी में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following signs and symptoms indicate to the nurse the presence of deep vein thrombosis in patient's leg? नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से आपको उस साइन या सिम्टम को सेलेक्ट करना है जिसकी प्रेजेंस किसी पेशेंट के पैर में डीप वेन थ्रोम्बोसिस को होना बताती है। काफ स्वेलिंग, क्रैकल्स, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, नेगेटिव होमान साइन। द राइट आंसर ऑप्शन ए, काफ स्वेलिंग। अगर किसी पर्सन को डीप वेन थ्रोम्बोसिस डिजीज होता है तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला, होमान साइन पॉजिटिव मिलेगा और काफ मसल्स में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। काफ मसल्स में स्वेलिंग और होमान साइन पॉजिटिव देखने को मिलेगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट में। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है? मान लीजिए ये आपका पेशेंट है, ये पेशेंट का लेग है। इस पेशेंट के इस लेग वाले हिस्से में जो डीपली सिचुएटेड वेन होती है उसमें इमोबिलिटी के कारण अगर कोई क्लॉट बन जाए, कोई थ्रोम्बस बन जाए तो ये कंडीशन डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहलाती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट में इस काफ मसल्स वाले एरिया में कभी भी आपको मसाज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये थ्रोम्बस या ये क्लॉट यहाँ से निकलकर किसी वाइटल ऑर्गन की ब्लड सप्लाई को रोक देगा और इससे सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है। होमान साइन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी इसे पूछा गया है। आइए जान लें होमान साइन एक्चुअली है क्या। होमान साइन को हम डॉर्सीफ्लेक्शन साइन के नाम से भी जानते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए डॉर्सीफ्लेक्शन साइन भी ऑप्शन में मेंशन किया जा सकता है। किस प्रकार से इसे टेस्ट करते हैं? वंस द नी इज एक्सटेंडेड, द एग्जामिनर रेज द पेशेंट लेग स्ट्रेट 10 degrees, then passively and abruptly dorsiflex the foot and squeeze the calf with other hand. And after this, if patient having pain at the calf area, it means dorsiflexion sign is positive. इस चीज़ को अब सिंपल वे में समझते हैं। आपने किसी पेशेंट में डीवीटी है या नहीं इस चीज़ को चेक करना है। इसके लिए अब आप उसमें होमान साइन टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा दीजिए। पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया। अब इस पेशेंट के पैर को 10 डिग्री एंगल पर एलिवेट करेंगे। ये मान लीजिए पेशेंट का पैर है, हमने इसको 10 डिग्री पर एलिवेट कर दिया। अब इस पेशेंट के फुट वाले हिस्से को, नीचे वाले पैर को
डॉर्सीफ्लेक्स करेंगे। पेशेंट के पंजे को पकड़कर ऊपर की तरफ मैं जैसे ही मोड़ूंगा, ये मूवमेंट डॉर्सीफ्लेक्शन कहलाती है। इसी वजह से इस टेस्ट को डॉर्सीफ्लेक्शन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं अपने एक हाथ से इस पेशेंट के पंजे को ऊपर की तरफ मोड़ रहा हूं और उसके घुटने के नीचे पीछे की तरफ काफ एरिया के मसल्स को एक हाथ से दबाता हूं। पैर को मैं डॉर्सीफ्लेक्स कर रहा हूं और पैर के मसल को, काफ एरिया के मसल को दबा रहा हूं। इन दोनों मूवमेंट्स के कारण अगर पेशेंट को पेन होता है, दर्द होता है, तो इसका मतलब है पेशेंट में होमान साइन पॉजिटिव है। इस पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो चुका है। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, while assessing a client's intravenous line, the nurse notes the area is swollen, cool, pale, and causes the client discomfort. What complication should the nurse document? किसी पेशेंट में आपने ड्रिप लगाई, इंट्रावीनस लाइन कनेक्ट की, अब थोड़ी देर बाद अब आकर पेशेंट के एरिया को देखते हैं जहां आपने ड्रिप लगाई थी। उस एरिया में निडल के पास स्वेलिंग आ जाती है। टच करने पर वो एरिया आपको ठंडा महसूस होता है और उस जगह की स्किन का कलर भी कुछ डल दिखाई देता है और पेशेंट को यहाँ डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है। तो ये चारों फाइंडिंग कौन सी प्रेजेंस, किस कंडीशन की प्रेजेंस को बताती हैं? क्या फिल्ट्रेशन हुआ है, फ्लेबाइटिस हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है, एयर एम्बोलिज्म हो गई है? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर आपको आईवी साइट देखने में स्वलन, फील करने में ठंडी और स्किन का कलर पेल दिखाई दे, तो इसका मतलब है वहां पर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। सिंपली इसे आप कूल से याद रख लीजिएगा। अगर आईवी साइट टच करने पर कूल होती है तो ये इन्फिल्ट्रेशन ही है। आइए इन सभी टर्म्स को वन बाय वन क्लियर कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स द फ्लूइड और मेडिसिन leak into the tissue around the vein. The difference between infiltration and extravasation is the type of medicine fluid leak into the vein. यहाँ पर हम तीन चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, दूसरा है एक्स्ट्रावेसेशन क्या होता है और तीसरा है कि फ्लेबाइटिस क्या होता है। ये तीनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। इन इन्फिल्ट्रेशन और एक्स्ट्रावेसेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम टाइप ऑफ फ्लूइड को बेस मानते हैं कि पेशेंट में किस प्रकार का फ्लूइड वेन से निकलकर वेन के आसपास वाले हिस्से में एक्यूमुलेट हुआ है, उस बिहाफ पर हम इसे क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन की। इफ द फ्लूइड इज नॉन वेसिकेंट इट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। आपने किसी पेशेंट की ब्लड वेसल में कोई कैन्यूला या इंजेक्शन लगाया, कोई आईवी ड्रिप कनेक्ट की, अब ये किसी वजह से ये निडल इस वेन को पंचर करते हुए बाहर आ गई और जो मेडिसिन थी वो आसपास के टिश्यू एरिया में इकट्ठी होने लग गई, जिससे कि वहाँ पर स्वेलिंग आ गई, कूलनेस हो गई, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, स्किन पेल हो रही है। तो ये कंडीशन इस बिहाफ पर डिसाइड की जाएगी कि वो इनफिल्ट्रेशन है या एक्स्ट्रावेजेशन। अगर जो मेडिसिन बाहर निकली है वो आसपास के टिश्यू को इरिटेट करे, डैमेज करे, तो वो कंडीशन एक्स्ट्रावेसेशन है। और अगर ऐसी कोई मेडिसिन लीक हुई है जिससे आसपास के टिश्यूज़ को
कोई डैमेज नहीं हुआ है, इरिटेट नहीं हो रहे हैं वहां के टिश्यू, तो ये इन्फिल्ट्रेशन है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन के अंदर ऐसी मेडिसिन या फ्लूइड लीक होती है जो आसपास के टिश्यू को इरिटेट नहीं करती, डैमेज नहीं करती। जबकि एक्स्ट्रावेसेशन वह कंडीशन है जिसमें ऐसा फ्लूइड लीक करता है जो आसपास के एरियाज के टिश्यू को इरिटेट करता है, डैमेज करता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेसिक बट इंपॉर्टेंट। लास्ट हमारी जो कंडीशन रहती है वो है फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ वेन है। मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है, उसमें आपने कोई मेडिसिन लगाई, ड्रिप लगाई या कोई इंजेक्शन लगाया, तो कैंसर की मेडिसिन के कारण अगर यहाँ की जो ब्लड वेसल है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए तो ये कंडीशन फ्लेबाइटिस कहलाएगी। वेन के अंदर, ब्लड वेसल में, वेन के अंदर अगर किसी मेडिसिन के कारण या ट्रॉमा के कारण सूजन आ जाती है तो ये कंडीशन फ्लेबाइटिस कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी was set up to see general condition of nurses। नर्सेस की जनरल कंडीशन को देखने के लिए, पता करने के लिए कौन सी कमिटी बनाई गई थी? हाई पावर कमिटी, मुदेलियर कमिटी, मुखर्जी कमिटी, बोर कमिटी। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। The right answer is option A, high power committee. Let's see the rationale. The Sarojini Vardhanappa committee in 1990 was set up to see general condition of nurses। 1990 में हाई पावर कमिटी ऑन नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोफेशन बनाई गई। इसे आप सरोजनी वर्दनप्पा कमेटी के नाम से भी जानते हैं और इस कमेटी का उद्देश्य था कि नर्सेस की वास्तविक स्थिति क्या है इससे पता किया जाए और रिपोर्ट किया जाए। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।